दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग एपीओ के जो कि आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भारतीय न्याय संहिता को पढ़ रहे हैं। नया जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है पिछले 2 दिन से, उसमें आज हम लोग धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। धारा 3 स्पष्टीकरण क्या कहता है। ये जो पहले आईपीसी में धारा 2 की परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं थी, उनको तो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषाओं में धारा 2 में रखा गया है तथा धारा 3 में भी कुछ परिभाषाओं को साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत रख दिया गया है। तो धारा 3 की उपधारा 1 कहती है कि इस संहिता में अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड, प्रत्येक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड की उपबंध के प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत दोहराया न गया हो। अर्थात एक बार जो दृष्टांत यदि कहीं किसी धारा के लिए दे दिया गया है, उसका उपबंध दे दिया गया, यदि वैसा ही मिलता जुलता मामला किसी अन्य में आ रहा है तो भी वह उसी में माना जाएगा, साधारण खंड में ही माना जाएगा, साधारण स्पष्टीकरण ही मानेगा। जैसे इसका दृष्टांत है कि एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है, एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ सदोष परिरोध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। अर्थात धारा 14 एक भारतीय न्याय संहिता में है जिसमें कि तथ्य की भूल के कारण यदि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है या फिर उसमें विधि द्वारा आबद्ध होते हुए वह कोई कार्य करता है, धारा 14 और 19, धारा 14 में तथ्य की भूल है, धारा 19 में है कि जब कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण तो है लेकिन वह विधि द्वारा न्यायानुमत है, जस्टिफाइड बाई लॉ है, कि जैसे ए है और बी है तो बी को किसी ने गोली मारी और ए वहीं पे खड़ा है, या फिर ए जो है किसी को गोली मार रहा है और बी जो है ए जाके उसको जो है किसी उसको पकड़ लेता है। अब उसे यह नहीं पता कि वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में गोली मार रहा था, क्योंकि उसको उसने बंदूक तानी हुई थी और उसको भी उसने गोली मारा हुआ है। तो लेकिन अब वो तो गलत काम कर ही रहा था। उस समय जब वह व्यक्ति किसी को पकड़ता है तो जस्टिफाइड बाई लॉ होता है, विधि द्वारा न्यायानुमत होता है। अर्थात इसीलिए यह कि किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि वह जब कोई व्यक्ति हत्या करता है या कोई ऐसा अपराध करता है तो उसमें उसे वह विधि द्वारा बांधा हुआ है, विधि द्वारा उपबंधित है कि वो किसी व्यक्ति को पकड़ सकता है। धारा उपधारा 1 की स्पष्टीकरण जो दृष्टांत है ऐसा कहता है। उपधारा 2 धारा 3 की साधारण स्पष्टीकरण की कहती है कि इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप उसका प्रयोग किया जाएगा। उपधारा 3 कहती है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो वह उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। अर्थात आप किसी ऑफिस के मालिक हैं और आपका जो वहां पे कर्मचारी है, सेवक है, यदि उसके पास से कोई संपत्ति ऐसी प्राप्त होती है जो अवैध हो, गलत हो, इलीगल सामग्री हो, तो और वह वहीं ऑफिस में आपके रखी गई है तो उसके उत्तरदायी आप भी होंगे, क्योंकि वो आपका सेवक है, आपका लिपिक है, स्टेनो है, आपके कंप्यूटर में ऐसी सामग्री है जिससे देश की अखंडता भंग हो सकती है, तो उसके उत्तरदायी आप माने जाएंगे। 3 की उपधारा 4 कहती है कि जब तक कि इसके संदर्भ से प्रतिकूल न प्रतीत हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्य के लिए निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर है। अर्थात
कोई भी जो कार्य करके अपराध करेगा या लोप करेगा, उनका विस्तार इस संहिता में सभी जो है जितनी इस संहिता में है उनमें वो दोषी माना जाएगा, चाहे वह लोप करके अपराध करे चाहे वह कार्य करके अपराध करे। 3 की उपधारा 5 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ी, इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, केस लॉज हैं और इन सबको ये प्री और मेंस दोनों में आता है। तो प्री में ये पूछ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता में सामान्य आशय को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 3 की उपधारा 5 में परिभाषित किया गया है। ये सामान्य आशय मतलब क्या है, तो सामान्य आशय एक साक्ष्य का नियम है। सामान्य आशय कोई अन्वयिक दायित्व कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये सारे बातें उसी में आती है, इसको हम लोग वही पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उस प्रकार वो सभी व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उन्होंने अकेले किया हो। ये इसकी परिभाषा है। अभी हम लोग इसका पूरा ब्रीफ डिटेल इसके विषय में समझते हैं। 3 की उपधारा 6 है कि ऐसा कोई कार्य जो आपराधिक आशय या ज्ञान से किया जाए, किए जाने के कारण ही वह आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। ये भी धारा 3 की उपधारा 5 सामान्य आशय का प्रतिरूप ही है, जिसमें यह कहा गया है कि उसका कोई यदि ज्ञान या आशय है और उस ज्ञान या आशय के साथ सब लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं जो कि अपराध है, तो ऐसे कार्य में जो सब लोग कर रहे हैं यह माना जाएगा कि अकेले सबने उसको अकेले अकेले किया गया है। अब 3 की उपधारा 7 है कि कार्य या लोप के द्वारा ऐसा परिणाम कारित किया जाना कि जिसमें वह अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा उसको कारित करते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि इसका दृष्टांत सबसे अच्छा है कि क अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर जानबूझकर या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। पहले तो का क्या करता है, पहले उसको पीटता है, मारा, तो ये एक मारना अलग कार्य हो गया। अब मान लीजिए कि अगर वो मारने के बाद बचा हुआ है, उसको भोजन भी नहीं देता है, खाना भी नहीं देता है, न पानी देता है, तो ये कार्य एक तो कार्य के कारण उसको मार रहा है, दूसरा लोभ के कारण मार रहा है। तो जब ऐसे में उसकी हत्या वो मर जाता है तो वो जो है माना जाएगा कि उसने उसकी हत्या की है। ये 3 की उपधारा 7 बताती है। 3 की उपधारा 8 क्या कहती है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तो जब कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। अर्थात हम समझते हैं, इसके एक उदाहरण से दृष्टांत दिया गया है, उसमें वो ये कहता है कि क और ख पृथक रूप से विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं दे करके उसकी हत्या करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अर्थात क और ख दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि हमें ग को विष की छोटी मात्रा एक बार तुम देना उसको विष, दोबारा हम उसको थोड़ी सी विष देंगे, ऐसा करके उसकी हत्या करते हैं। अब करते क्या है, इसके लिए सहमत होते हैं वो लोग कि उसकी हत्या ऐसे करनी है। क और ख या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं। जैसे उन्होंने सहमति की, ऐसा ही वे लोग जो है उसको कार्य शुरू किए, उसको विष देना शुरू कर दिए। इस प्रकार दी गई विष की मात्राओं के प्रभाव से वह व्यक्ति मर जाता है। जैसा आप लोग उन दोनों ने क और ख ने विष दिया गा को, इसके प्रभाव से वो मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वो दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक है। का अलग दे रहा है, खा अलग दे रहा है, लेकिन उनका क्या है, आशय एक ही है। क्या है, ग को मारना। का अपने समय पर विष देते हैं, खा अपने समय पर उसको विष देते हैं। दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन उसके द्वारा जब उसे मारते हैं तो वे दोनों हत्या के दोषी होंगे। 3 की उपधारा 7 ऐसा बताता है।
इसमें इसके उदाहरण और हैं, जैसे कि क और ख दोनों संयुक्त जेलर हैं। अब क जो है उस कैदी को जब उसकी ड्यूटी रहती है तब उसे न भोजन देता है न पानी देता है, और खा की जब ड्यूटी होती है तो भी वो उसे न भोजन पानी देता है। लेकिन दोनों लोग का और खा जो है एक नहीं है। लेकिन अब क्या है, दोनों लोग अपने लोभ के कारण उस कैदी को मारना चाहते हैं, ऐसे में वो कैदी मर जाता है। तो इसमें दोनों का और खा जो जेलर हैं वो दोनों लोग हत्या के दोषी माने जाएंगे। अब एक जेलर है, वो कैदी का संरक्षण भार रखता है, वह किसी व्यक्ति को, अब वो जो उसकी कैद में बंद है उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि वो बहुत उसकी मतलब कि उसकी क्षीण शक्ति हो जाती है और वो एकदम मरने की कगार पे आ जाता है, लेकिन मरता नहीं है। तब दूसरा जेलर आता है। अब दूसरा जेलर आता है और पहले वाले जेलर से बदला लेने के लिए कि इसने इसके साथ ऐसा किया है, दूसरे वाले ने भी ना उसे कुछ खाना दिया ना पानी दिया और उसको मर जाने देता है, उसको जो है मर जाने देता है। यहां पर जो दूसरा जेलर आया है वो तो हत्या का दोषी होगा, क्योंकि उसके ही लोभ के कारण, ओमिशन के कारण, खाना पानी या उसको समुचित उपचार न कराने के कारण उसकी डेथ हो गई, तो वो तो हत्या का दोषी होगा। लेकिन काने जो ऐसा, पहले वाले जेलर ने जो ऐसा किया था वो हत्या के प्रयास का दोषी होगा। अब उपधारा 9(3) की उपधारा 9 कहती है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। अर्थात का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। अर्थात का जो है या पर आक्रमण गंभीर प्रकोपन के स्थिति में आकर के करता है कि अगर यदि वह मर भी जाए तो वह हत्या नहीं होगी, आपराधिक मानव वध होगा। लेकिन खा जो दूसरा व्यक्ति मर रहा है उससे वैमनस्य रखते हुए और उसका वध करने का आशय से और आशय उसको मारना है, लेकिन उसको प्रकोपन नहीं है, का की सहायता करता है कि नहीं इसको मार दो। ऐसी स्थिति में का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हैं, खा हत्या का दोषी होगा और का केवल आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अर्थात आप समझिए कि जैसे क और खा है और ग, 3 व्यक्ति हैं। ग ने क को ऐसी बात कही या ऐसा कुछ किया जिससे वो बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने उसको मारना शुरू किया और मारते मारते मार डाला। तो उस समय वो का भले हत्या का दोषी ना हो पर आपराधिक मानववध का दोषी है, क्योंकि गंभीर प्रकोपन उसके द्वारा दी गई थी। लेकिन खा जो है अब चाहता है कि हम गा को कैसे मारें, तो उसी गंभीर मतलब खा का आशय है उसको मारना, लेकिन वो गंभीर प्रकोपन में नहीं है, लेकिन का की सहायता करता है कि तुम उसे मार दो। उसे चाकू दे देता है, बंदूक पकड़ा देता है, लो भाई इसको गोली मार दो। तो ऐसा जब वो करके उसको गोली मारता है तो यहां पर खा जिसने उसको बंदूक पकड़ाई या चाकू पकड़ाया और कहा कि इसको मार दो, तो वो हत्या का दोषी होगा। और जिसने उसको मारा, चूंकि गंभीर प्रकोपन उसे दिया गया था ग के द्वारा, वो जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत सारी जो इसकी उपधाराएं हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि उसमें कौन सी बातें आती हैं। अब हम धारा 3 की उपधारा 5 जो ये सामान्य आशय है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सी बातें बहुत मुख्य प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो धारा 3 की उपधारा 5 जो सामान्य आशय है ये पहले आईपीसी की धारा 34 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रावधानित किया गया था। इसके प्रावधान से जो इसकी परिभाषा निकलती है वो ये होती है कि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस
दायित्व के अधीन होंगे कि उन्होंने अकेले उस कार्य को किया है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब इसका जैसे हम अगर आवश्यक तत्व बनाते हैं तो इसके आवश्यक तत्व करीब 6 आवश्यक तत्व बनते हैं। सबसे पहला ये होता है कि एक आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए। सामान्य आशय का अपराध होने के लिए एक आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए, और आपराधिक कार्य एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाना, अर्थात सामान्य आशय का अपराध होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तथा आपराधिक कार्य ऐसे व्यक्तियों के सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। इसके बाद है कि उनके बीच पूर्व निर्धारित योजना होनी चाहिए, अर्थात जब 2 व्यक्ति मिले, यार चलो आज जो है इसे मारना है या इसको बेइज्जत करना है या यहां से ये चीज चुरानी है, तो पहले से उनकी योजना बन जाए, पूर्व उनकी योजना तैयार हो जाए, उसके बाद होना चाहिए। और अपराध में सभी अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना आवश्यक, अर्थात जैसे दोनों लोग यहां से माइंड मेकअप किए कि नहीं यार चलो वहां पर हम लोग किसी व्यक्ति को रोकते हैं और उसको लूटते हैं, तो दोनों लोग पहले तैयार किए, तैयार करने के बाद गए रास्ते में, एक व्यक्ति गाड़ी रोक रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा रहा है, तो दोनों व्यक्ति लूट के साथ साथ सामान्य आशय के भी दोषी होंगे। और इसके बाद है कि अपराध घटित होते समय, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तो जरूरी नहीं कि सभी लोग वहां पर उपस्थित हों, अर्थात अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक सभी मामलों में नहीं होती है। तो इससे स्पष्ट है कि सामान्य आशय का अपराध होने के लिए, सामान्य आशय होने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति हों, तब जाकर उनका जब ये पूरे जो है तत्व इसके जो है एलिमेंट परिभाषा से जो निकलती हैं उनसे जो है सामान्य आशय का अपराध होता है। सामान्य आशय एक साक्ष्य का नियम है, सामान्य आशय रूल ऑफ लॉ है। सामान्य आशय स्वयं में दंडनीय नहीं है कि इसके अंदर न परिभाषा में कोई ऐसा दंड दिया गया कि नहीं, अगर सामान्य आशय का आप अपराध करते हैं तो इतने महीने के लिए या साल के लिए दंड नहीं किए जाएंगे, दंड दिया जाएगा आपको। यह एक आन्वयिक दायित्व का सिद्धांत प्रेरित करता है, अर्थात कि अगर आप खाली उसमें सम्मिलित हैं, योजना बना लिए हैं और कोई कार्य न करें तो भी आप दंडनीय होंगे, आपको दंडित किया जाएगा। इससे आप नहीं बच सकते हैं कि नहीं भाई हम जो है इसको नहीं किए थे, इसमें तो हम गए ही नहीं थे। तो सामान्य आशय आन्वयिक दायित्व का सिद्धांत है जिसमें अभियुक्त स्वयं कोई आपराधिक कार्य नहीं करता है, स्वयं कोई आपराधिक कार्य नहीं करता है, बल्कि आपराधिक कार्य किए जाने में केवल अपना योगदान देता है, तो इस आधार पर भी वह दोषी ठहराया जा सकता है। अर्थात आप चोरी करने न जाएं, लेकिन चोरी का सामान उन्हें उपलब्ध करा दें कि भाई ठीक है वहां जाओगे ताला तोड़ोगे, उसके लिए ये हथियार ले लो, इसको साथ लेते जाओ। तो वो लोग वहां गए, चोरी किए, सब कुछ किए, उसके बाद आए तो भले आपने कुछ नहीं किया लेकिन उनको वो सामान दिया, आपका आशय, आपको पता था, आशय था, ज्ञान था कि ये लोग चोरी करने जा रहे हैं और आपको नॉलेज है कि वहां पर ये करेंगे, तब जो आपने उनको वो औजार दिया आप भी इसके अंतर्गत चोरी के दोषी माने जाएंगे। ये उसी के साथ लग जाता है जो अपराध आपने किया है। अगर आपने लूट किया तो लूट के साथ सामान्य आशय सम्मिलित हो जाएगा और जितने लोग सम्मिलित रहेंगे सभी दंडनीय किए जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला मामला आया था वो आया था महबूब शाह बनाम एम्परर का। इसमें सामान्य आशय और समान आशय में अंतर बताया गया था। इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ये पूछा जाता है एपीओ के, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, वहां पूछा जाता है कि महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला भारतीय न्याय संहिता में किस पर आधारित है, तो सामान्य आशय के सिद्धांत पर आधारित है, धारा 3 की उपधारा 5 पर आधारित है। वारेंद्र कुमार घोष मामला जो है ये किस पर आधारित है, इसे एक नाम और देते हैं पोस्ट मास्टर का मामला। इसे जो है वारेंद्र कुमार घोष को जो है पोस्ट मास्टर के
मामले के रूप में जाना जाता है। तो हम देखते हैं सामान्य इसमें क्या जजमेंट आया महबूब शाह बनाम इम्परर में। तो महबूब शाह बनाम इम्परर के मामले में कहा गया कि सामान्य आशय की परिकल्पना को नए सिरे से प्रतिपादित किया गया, जिसमें सामान्य आशय और इसमें अंतर स्थापित किया। और कहा क्या गया, सामान्य आशय में वस्तुतः अपराध को करने के प्रति पूर्व मानसिक सम्मिलित अथवा पूर्व योजना का निर्धारण होता है। अर्थात सामान्य आशय में पूर्व निर्धारित योजना का होना आवश्यक है, लेकिन समान आशय में इस तरह की पूर्व जो निर्धारित योजना है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबका समान आशय हो सकता है लेकिन सामान्य आशय नहीं। सामान्य आशय होने के लिए पूर्व निर्धारित योजना बनाया जाना आवश्यक है। अब इसके बाद वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का मामला आया। इसमें जो है लॉर्ड समनर थे, उन्होंने अभियुक्त वारेंद्र को हत्या का दोषी ठहराया। हुआ क्या था कि एक पोस्ट ऑफिस थी, वहां पर कुछ लुटेरे गए, पोस्ट ऑफिस में लूट किए, वहां पर हत्या की और ये नीचे खड़े हुए थे। इनको इसलिए दोषी माना गया कि वो व्यक्ति भी दोषी होते हैं जो मात्र केवल खड़े रहकर ये देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, और उसमें जबकि वह विधि द्वारा आबद्ध हैं कि किसी भाई आप खड़े थे तो वहां पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी या कुछ कार्य करना चाहिए था, या वहां से जब ऐसा हो रहा था तो आपको हट जाना चाहिए। आप वहां नीचे खड़े थे, इसका मतलब था कि आपको ज्ञान है कि वहां क्या हो रहा है, आपने अपना कार्य नहीं किया, इसलिए आप इसमें इनको लॉर्ड समनर ने यह कहते हुए कहा कि चाहे अपीलकर्ता ने कुछ भी न किया हो, चाहे अपीलकर्ता ने कुछ भी न किया हो, क्योंकि वह बाहर खड़ा था, क्योंकि वह बाहर खड़ा था। याद रखना चाहिए कि वे व्यक्ति भी सेवक हैं जो केवल खड़े रहते हैं एवं प्रतिरक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें लॉर्ड समनर ने हत्या का दोषी माना था वारेंद्र कुमार घोष के मामले में। और महबूब शाह बनाम इम्परर के मामले में सामान्य आशय की भी बात की। सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर पे मामला कौन सा है, तो वो ये कहा जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण मामला आया था 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य। पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है जो इसमें अभियुक्त था उसे हत्या का दोषी मान लिया गया था निचले न्यायालयों द्वारा, तो उसकी जो हत्या की दोष सिद्धि थी उसको रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसे धारा 326 का दोषी माना था। और इसमें कहा था कि हत्या के लिए अभियुक्त की सजा इसलिए रद्द कर दी जाती है क्योंकि अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका है कि सभी अभियुक्तों ने सामान्य आशय के अग्रसर में कार्य किया था, इसलिए इनमें इनकी दोष सिद्धि धारा 302 आईपीसी से बदल करके धारा 326 आईपीसी में कर दी गई थी, क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि इनका सामान्य आशय पहले था। जे.एम. देसाई बनाम बंबई राज्य, ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था। ये भी महत्वपूर्ण मामला है जिसमें कहा न्यायालय ने कहा कि धारा 34 लागू करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्य के संपादन में साझेदारी आवश्यक है, अर्थात कई व्यक्ति होने चाहिए, उनका कुछ न कुछ सहायता होनी चाहिए, मात्र इसकी योजना करना ही आवश्यक नहीं है, मात्र योजना बना ही लेना जो है ये आवश्यक नहीं है कि इसे वहां लागू किया जाए, परंतु यह सहभागीदारी हमेशा शारीरिक उपस्थिति द्वारा आवश्यक नहीं है। अर्थात मतलब सभी मामलों में अपराध होते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। शारीरिक हिंसा के मामलों में शारीरिक उपस्थिति द्वारा आवश्यक नहीं है। शारीरिक हिंसा के मामलों में शारीरिक उपस्थिति संयुक्त दायित्व को सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक होती है, परंतु अन्य मामलों में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 4 केस पढ़े। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सामान्य आशय 3 धारा सेक्शन 3 धारा 5 तथा सामान्य उद्देश्य
ये बीएनएस की धारा है 190, बीएनएस की धारा 190 इसमें परिभाषित किया। इसका अंतर पूछता है, इसका अंतर जो है बहुत सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य की परिभाषा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। धारा 190 में क्या है, लेकिन यहाँ इसके पर्पज से हम लोग पढ़ लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य होता क्या है। तो यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में जानते थे, अर्थात यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाता है या जिसका किया जाना वे जानते थे, संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो अपराध के लिए जाते समय जमाव के सदस्य हैं उन अपराध के दोषी होंगे। अर्थात आपको पता है कि ये भीड़ जा रही है वो दीवार तोड़ने, तो यदि आपको ये खाली जानते हैं कि वो भीड़ वहां जा रही है और आप जाते ही हैं, भले कुछ नहीं करते, तो भी आप सामान्य उद्देश्य के दोषी हो जाएंगे। आप वहां गए, आपने कुछ कार्य किया। तो इसके अंतर में जो पहला पूछा जाता है वो सबसे पहला तो अंतर यही है कि ये धारा 3 की उपधारा 5 में परिभाषित है और यह धारा 190 भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है। दूसरा इसका अंतर है कि सामान्य आशय को साधारण स्पष्टीकरण के धारा 3 की उपधारा 5 में साधारण स्पष्टीकरण में दिया गया है तथा इसे जो है सामान्य उद्देश्य का एक अलग अपराध संगठित किया गया है। अब तथा धारा 34 में जो है वो सामान्य आशय की प्रत्याशा से युक्त है लगभग, लेकिन धारा 190 सामान्य उद्देश्य की प्रत्याशा से युक्त है। और धारा 34 कोई एक अलग अपराध नहीं सृजन करती है। धारा 34 किसी अपराध के साथ लग सकती है लेकिन यह स्वयं में अपराध का सृजन नहीं करती, लेकिन धारा 149 स्वयं में अपराध का सृजन करती है। मतलब धारा 149 में अगर कोई व्यक्ति धारा 190 में कोई व्यक्ति गया है तो वह स्वयं में अपराध के दंडनीय होगा। अब इसके लिए धारा 3 की उपधारा 5 सामान्य आशय के लिए एक से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है, लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है, तभी सामान्य उद्देश्य का अपराध होगा। तथा धारा सामान्य आशय का अग्रसर एवं आपराधिक कृत्य किए जाने में भागीदारी आवश्यक है, लेकिन सामान्य उद्देश्य में अर्थात इसमें जो है सामान्य आशय में कार्य और आशय दोनों की भागीदारी आवश्यक है, इसमें जो है कोई भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठित होना, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठित होना आवश्यक है तथा सामान्य आशय के लिए कोई विधि विरुद्ध जमाव घटित होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने धारा 3 की उपधारा 5 सामान्य आशय के विषय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और उसको पूरा समझा। और इसके साथ मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप लोग बेयर एक्ट को साथ में रख करके पढ़ें, वहां पर कुछ चीजों को नोट कर लें, कौन से केस किससे संबंधित हैं, कौन उसमें जज थे। जैसे वारेंद्र कुमार घोष में लॉर्ड समनर ने जजमेंट दिया था। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। हमारा चैनल आप DSL लॉ पॉइंट सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।